नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है हमारा आप सभी का हमारी खास पेशकश गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में बिछ चुकी है 22 की सियासी बिसात। सभी राजनीतिक दल जीत की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सवाल यूपी की गद्दी का है, लिहाजा हर फैसला शतरंज की चाल की तरह बेहद सोच समझ कर लिया जा रहा है। हर सियासी दांव को नफे और नुकसान के तराजू पर तोला जा रहा है। यूपी के इस सियासी संग्राम में, इस कुरुक्षेत्र में कौन किसकी तरफ से मोर्चा संभालेगा, इसके लिए शुरू हो चुका है गठबंधन का गणित। वहीं उत्तराखंड को 4 महीने के अंदर तीसरा मुख्यमंत्री मिलने से देवभूमि में शुरू हो चुका है नया सियासी गुणागणित। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस सियासी सरगर्मी पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं हर दिन की सबसे बड़ी सियासी खबरों की सीरीज गेम्स ऑफ गद्दी, हर रोज शाम 6:30 बजे। तो आज गेम्स ऑफ गद्दी में बात होगी मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की, जिसमें यूपी और उत्तराखंड से शामिल हो सकते हैं कई चेहरे। तो वहीं आपको बताएंगे कैसे सियासी फायदे के लिए राजभर भाषा की सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। बात होगी वोट बैंक के दम पर डिप्टी सीएम की कुर्सी के पीछे जो छिड़ी जंग है उसकी भी, और संजय निषाद कर रहे हैं बेटे के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग। इसके साथ आखिर क्यों सीएम योगी हुए अपने ही मंत्री से नाराज, यानी कि आज दिन भर की सियासी खबर हम आपको इस खास पेशकश में गेम्स ऑफ गद्दी में दिखाने वाले हैं। तो मोदी कैबिनेट का स्वरूप बदलने वाला है, इसे लेकर दिल्ली में सरगर्मियां तेज हो चुकी है। कैबिनेट का विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब यूपी विधानसभा चुनाव की गिनती के दिन बचे हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें यूपी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। दो साल बाद मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार की खबर है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 जुलाई तक अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। 2019 में सरकार बनने के बाद पहला मौका है जब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। इसलिए ये माना जा रहा है कि बड़े बदलाव होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री पहले ही दिल्ली में हैं। सूत्रों की माने तो 20 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले मंत्रिमंडल फेरबदल में जातीय समीकरण और चुनावी राज्यों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूपी में अपना दल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। यूपी में अपना दल के 2 सांसद हैं। पूर्वी यूपी खासकर मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़ में कुर्मी वोट पर अपना दल की ठीक ठाक पकड़ है। निषाद पार्टी को भी जगह मिल सकती है। निषाद पार्टी का एक सांसद है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में केवट वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ है, इसलिए संभावना है कि इन्हें भी जगह मिल सकती है। बिहार, महाराष्ट्र और एमपी के नेताओं को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। एमपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिल सकती है। सूत्रों के और मोदी कैबिनेट की नई सूरत की अगर हम बात करें तो ये कुछ तस्वीर जो है वो अब साफ होने लगी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से चेहरे इस बार कैबिनेट में शामिल होने वाले हैं। सबसे पहले यूपी से अनुप्रिया पटेल, तो वहीं समाजवादी एसपी सिंह बघेल को भी मौका मिल सकता है। एसपी सिंह बघेल मंत्रिमंडल में संभावित नाम है। अनुप्रिया पटेल के बाद इनका नाम मंत्रिमंडल में संभावित जो एक और नाम है वो है जेडीयू के कोटे से इस बार 3 सांसद मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और अभी तक की खबर के मुताबिक जेडीयू को 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री की कुर्सी मिलने वाली है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, जबकि राज्य मंत्री के लिए जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें रामनाथ ठाकुर हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हैं, दिलेश्वर कामत हैं। संतोष कुशवाहा का नाम भी राज्य मंत्री की रेस में शामिल है। दरअसल जेडीयू ने 4 सीटों की मांग की थी, लेकिन उन्हें 2 सीट दिए जा रहे थे। जो बात अब कंफर्म की गई है जेडीयू की ओर से, सूत्रों की ओर से, वो ये है कि 3
सीट, जिसमें 2+1 यानी कि 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का दर्जा जेडीयू के खाते में। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नारायण राणे अपनी पत्नी नीलम राणे के साथ गोवा से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में महाराष्ट्र से वो सबसे बड़े नाम हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को भी मौका मिल सकता है मोदी के नए कैबिनेट में। तो कैबिनेट विस्तार, मोदी कार्यकाल का ये दूसरा कार्यकाल जिसमें पहली बार कैबिनेट विस्तार हो रहा है। ये वो तमाम नाम हैं जो अब शामिल हो सकते हैं इसमें। मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट जारी की। राज्यपालों में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC कम्युनिटी से बनाया गया है। साथ ही महिला राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल हैं ही। तो चलिए अब आपको बता दें, कैबिनेट रीशफल से पहले जो राज्यपालों की सूची आई है वो किस तरह की है। नए नियुक्ति में देश में सबसे जो बड़े दलित नेता हैं थावरचंद गहलोत, उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं ST कम्युनिटी से मंगू भाई पटेल को बनाया गया है राज्यपाल। रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय की अगर हम बात करें, गंगा प्रसाद चौरसिया जैसे नेताओं को OBC कम्युनिटी से राज्यपाल बनाया गया। वहीं जाट कम्युनिटी से 3 गवर्नर हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात और मेघालय में जो सेवा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगर हम मोदी सरकार में मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो 2 गवर्नर केरल और मणिपुर में इस वक्त सेवा में हैं। साथ ही हरिबाबू और बंडारू दत्तात्रेय 2 तेलुगु भाषी राज्यपाल इस वक्त। तो इस तरीके से कैबिनेट रीशफल से पहले राज्यपालों की सूची आई और इसमें भी कुछ नए चेहरे जुड़े हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब गिनती के दिन बचे हैं। पूरे प्रदेश में सियासी जोड़तोड़, जोशोर तेजी से इस वक्त, और इन सबके बीच बयानों का दौर भी चल रहा है। राजनेताओं की भाषा और भाषा की मर्यादा 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन यूपी में इस वक्त कुछ ऐसा हो रहा है कि बयानबाजी और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। फिर हिंदू मुसलमान क्यों? एक DNA है तो उसको सिद्ध करते हैं, बस सही बता रहे हैं। वो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब के सब अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। इस तरह की जो उनका वक्तव्य है वो उनका राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन ही कहा जाएगा। लगता है कि वो सारे संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी से ही सीख करके आए हैं क्या? सियासत का इतिहास कहता है कि चुनाव जब भी करीब आते हैं राजनीति की भाषा बदल जाती है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जब राजनेताओं की भाषा मर्यादाओं को लांघने लगे तो समझ लीजिए कि चुनाव आ गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू DNA की बात क्या कही, यूपी में सियासी हड़कंप मच गया। संघ प्रमुख ने कहा था कि 40,000 साल से हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों के DNA एक ही हैं। यानी आज धार्मिक पहचान बेशक बदल गए हों, लेकिन सबकी पुश्तें एक ही रही हैं। इस बयान के बाद से देश भर में खूब सियासी बयानबाजियां हुई और इस कड़ी में सियासतदान भाषा की मर्यादा तक भूल गए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी इन्हीं नेताओं में हैं, जिन्होंने भागवत विरोध में भाषाई मर्यादा तार तार कर दी। एक DNA है तो उसको सिद्ध करते हैं, बस सही बता रहे हैं। वो जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं सब के सब अपनी बेटी, अपनी बहन की शादी मुसलमान के बेटा से करते हैं। इस नाते वो ये बोल रहे हैं। हिंदू के बड़े ठेकेदार प्रवीण तोगड़िया, उनकी बहन की शादी मुसलमान से। आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, दर्जन भर ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, अपनी बेटी की, अपनी बहन की शादी जो है मुसलमान से करते हैं। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने इसे ओम प्रकाश का फ्रस्ट्रेशन करार दिया, तो वहीं कांग्रेस ने OP राजभर के बहाने बीजेपी को भी लपेटे में ले लिया। सुबह सभा के जो अध्यक्ष हैं श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी, मुझे लगता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की जो उनका वक्तव्य है वो उनका राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन ही कहा जाएगा, जिसके नाते वो उनकी ये अनर्गल उनका बयान आया। राजभर जी की अपनी शैली है, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि जो लोग DNA और ये करके समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग समाज को एक झूठी लड़ाई में फंसाकर असली मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं। लगता है कि वो सारे संस्कार भी भारतीय जनता पार्टी से ही सीख करके आए हैं क्या? असभ्यता के बयानों की घनघोर निंदा होनी चाहिए। ऐसे असभ्य बयानों का तिरस्कार होना चाहिए।
सारा भारत एक है, सारे भारतीय एक हैं। मोहन जी भागवत के बयान पर राजनीतिक टीका टिप्पणी जरूर हो, लेकिन असभ्य टीका टिप्पणी से परहेज होना चाहिए। ये तो बस शुरुआत है, अभी विधानसभा चुनावों का ऐलान होना बाकी है, तब ये हालात हैं। वैसे हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सियासी फायदे के लिए बोलना कितना जायज है। तो गेम्स ऑफ गद्दी में अब बात शिक्षक भर्ती की कर लेते हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती यूपी में एक बड़ा मुद्दा रहा है। शिक्षा विभाग की भर्तियों को लेकर आज सीएम योगी ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को तलब किया। मुख्यमंत्री योगी ने सख्त लहजे में शिक्षा मंत्री से पूछा कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है। शिक्षक भर्ती को लेकर जो भी आंकड़े आए हैं जनता के सामने रखने में आखिर समस्या क्या है। न सिर्फ शिक्षा मंत्री बल्कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी सीएम ने फटकार लगाई है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए, जो भी भर्ती हो रही है उसके बारे में मीडिया को बताया जाए। मंत्री और अधिकारी इस विषय को गंभीरता से लें, ये कहा है सीएम ने। और सीएम ने यह भी कहा कि जब भर्ती की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही तो फिर ये हंगामा क्यों। चलिए आपको बता देते हैं, दरअसल यूपी में शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। सीएम योगी जानते हैं कि इसे समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया, इस समस्या का समाधान नहीं निकला तो विपक्षी पार्टियां इसका सियासी फायदा उठा सकती हैं। और अब देखिए कि राजनीति की 10 बड़ी खबरें क्या है, ये आपको दिखा देते हैं।